दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में लोग खुशियां मना रहे थे। उस नगर में खुशियों का माहौल था। एक तरफ जहां लोग खुशियां मना रहे थे, वहीं पर दूसरी तरफ एक लड़का उन सबसे अलग होकर एक पेड़ के किनारे उदास होकर बैठा था। उसे मन ही मन यह चिंता सताई जा रही थी कि परीक्षा नजदीक आ चुकी थी और वह चाहकर भी पढ़ाई नहीं कर पा रहा था। वह चाहकर भी पढ़ाई में मन नहीं लगा पा रहा था। वह जितना पढ़ाई के बारे में सोचता, उसके चेहरे पर उतनी ही निराशा और हताशा बढ़ जाती। वहीं सभी विचारों के बारे में सोच ही रहा था कि तभी वहां से एक गुरुवर गुजर रहे थे। उन्होंने जब उस लड़के को देखा तो वह यह समझ चुके थे कि लड़का कुछ परेशान है, जरूर कोई समस्या है। इसलिए वह उस लड़के के पास पहुंचे और उस लड़के से कहते हैं, क्या बात है बेटा? पूरा गांव खुशियां मना रहा है, गांव में खुशियों का माहौल है और तुम यहाँ इस सुनसान जगह पर इस पेड़ के नीचे अकेले बैठे हो और तुम बहुत उदास भी लग रहे हो। आखिर क्या बात है? उन गुरुवर की यह बात सुनकर उस लड़के ने जबरदस्ती अपने चेहरे पर मुस्कान लाने की कोशिश की, लेकिन मन में चिंता भरी होने के कारण वह मुस्कुरा ना सका। इस पर गुरुवर एक बार फिर उस लड़के से कहते हैं, क्या बात है बेटा? तुम इतनी गंभीर मुद्रा क्यों बनाए हुए हो? आखिर क्या समस्या है, तुम मुझसे बता सकते हो? इस पर वह लड़का उन गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, मेरी परीक्षा बहुत नजदीक आ चुकी है और मैं चाहकर भी पढ़ाई नहीं कर पा रहा। पढ़ाई में मेरा मन ही नहीं लग रहा। इस पर वह गुरुवर उस लड़के से कहते हैं, परंतु क्यों? इसके पीछे कोई तो कारण होगा। इस बार वह लड़का उन गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, मैं जब भी पढ़ाई करने बैठता हूँ और इस बीच अगर कहीं भी मैं अटक जाता हूँ तो मेरे मन में तरह तरह की शिकायतें उभरने लगती हैं। चिंता मुझे परेशान करने लगती है और एक के बाद एक नकारात्मक विचार मेरे मन में उमड़ ही चले जाते हैं और उसके बाद मेरा पढ़ने में तनिक भी मन नहीं लगता। मैं चाहकर भी पढ़ाई में मन लगा ही नहीं पाता और देखते ही देखते जब मैं उन नकारात्मक विचारों के सामने हार जाता हूँ तो मैं अपनी किताबें बंद कर देता हूँ और फिर ऐसे ही कहीं पर निकल जाता हूँ। कभी अपने मित्रों के साथ तो कभी अपने आस पड़ोस के लोगों के साथ मैं अपना काफ़ी समय यूं ही खराब कर देता। हालांकि भीतर से तो मैं चाहता हूं कि मैं पढ़ाई करूं, अन्यथा मुझे इसका परिणाम भोगना होगा, लेकिन मैं चाहकर भी पढ़ाई कर नहीं पा रहा और ऐसा करीब पिछले 2 महीनों से मेरे साथ हो रहा है। मैं इन नकारात्मक विचारों से जितना पाने की कोशिश करता हूं, यह नकारात्मक विचार मुझे उतना ही घेर लेते हैं और यह मुझे डराते हैं, मुझे परेशान करते हैं। मैं चाहकर भी इनसे छुटकारा नहीं पा रहा। उन गुरुवर ने उस लड़के की सारी बातें ध्यानपूर्वक सुनी और फिर वह उस लड़के से कहते हैं, बेटा, मैं तुम्हारी मन की बातें समझ रहा हूं, लेकिन क्या तुम इसे एक उदाहरण के तौर पर समझा सकते हो? इस पर वह लड़का उन गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, परीक्षा बहुत नजदीक है और मैंने कुछ हद तक पढ़ाई भी कर ली है, लेकिन जो बची हुई पढ़ाई है उसके लिए मुझे हर दिन करीब 10 से 14 घंटे तक यूं ही मन लगाकर पढ़ना होगा। इसके बिना मैं किसी भी हालत में अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाऊंगा। जब यह ख्याल मेरे मन में आता है तो मैं डर जाता हूँ। मैं भीतर ही भीतर कांप उठता हूँ और देखते ही देखते मेरी हिम्मत जवाब देने लगती है और मैं हार मान लेता हूँ और फिर उसके बाद मेहनत करने का मानो मेरा मन ही नहीं होता। मैं चाहकर भी ध्यान नहीं लगा पाता और अगली चीज जो मुझे परेशान कर रही है, तभी फिर गुरुवर ने कहा, रुको रुको बेटा। उन गुरुवर ने उस लड़के को रोकते हुए कहा, पहले हम एक एक करके तुम्हारे मन के उन नकारात्मक विचारों को समझने की कोशिश करते हैं, उन चिंताओं के पार जाने की कोशिश करते हैं, उनसे कुछ सीखने की कोशिश करते हैं। इतना कहकर गुरुवर उस लड़के से कहते हैं, बेटा, तुम यह कहना चाहते हो कि तुम्हें इस बात की चिंता है कि तुम अपनी बची हुई पढ़ाई कैसे पूरी करोगे? तुम एक दिन में इतनी मेहनत कैसे करोगे? तो क्या तुम्हें इस चिंता के पीछे कहीं ना कहीं शिकायत तो नहीं नजर आ रही? क्या? उन गुरुवर की यह बात सुनकर वह लड़का थोड़ा सा हिचकिंचा हुए उन गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, कैसी शिकायत? इस पर वह गुरुवर मुस्कुराते हुए उस लड़के से कहते हैं, बेटा, जब पढ़ाई करते वक्त तुम कहीं पर अटक जाते हो और बची हुई पढ़ाई के बारे में जब तुम सोचते हो, तब तुम खुद से शिकायत करते हो कि मैं तो कमजोर हूं, मैं इतनी मेहनत नहीं कर सकता, मैं भला यह कैसे कर पाऊंगा, मैं भला एक साथ 10 से 14 घंटे तक कैसे पढ़ाई कर सकता हूं? जरा खुद से पूछो, ये जो शिकायतें तुम खुद से कर रहे हो, ये सच है या झूठ, या केवल ये सभी तुम्हारे मन की एक सोच है? उन गुरुवर के इतना कहने पर वह लड़का कुछ देर के लिए मौन हो गया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह उन गुरुवर को क्या जवाब दे। तभी वह गुरुवर उस लड़के से कहते हैं, बेटा, ऐसा कहाँ लिखा है कि तुम इतनी मेहनत नहीं कर सकते? ऐसा कहाँ लिखा है कि तुम्हारे पास इतनी मेहनत करने की क्षमता नहीं है? क्या किसी ने तुमसे ऐसा कहा है कि तुम इतना ध्यान लगाकर पढ़ाई नहीं कर सकते इस बारे में? वह लड़का जवाब देते हुए उन गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, आप सत्य कहते हैं, ऐसा तो मुझसे किसी ने नहीं कहा। इस पर वह गुरुवर उस लड़के से कहते हैं, बेटा, तो तुमने खुद से यह कैसे मान लिया कि मैं इतना कमजोर हूं और मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं ध्यान लगाकर पढ़ाई नहीं कर सकता? यह सब केवल तुम्हारे मन का एक भ्रम है, तो तुम्हारे मन की एक सोच है जिसे तुम अनजाने में बार बार सोचकर उस पर विश्वास करके उसे सच बना रहे हो।
गुरुवर अपनी बात पूरी कर ही रहे थे कि तभी वह लड़का उन गुरुवर की बात काटते हुए कहता है, हे गुरुवर, अगर यह सच नहीं है तो फिर सच क्या है? उस लड़के की यह बात सुनकर गुरुवर मुस्कुराने लगे और उस लड़के से कहते हैं, बेटा, सच ये है कि तुम्हारे अंदर कितनी काबिलियत है, यह जानने के लिए तुम्हें आखिरी हद तक मेहनत करनी होगी। तुम्हें अपनी पूरी कोशिश करनी होगी। जब तुम अपनी पूरी क्षम पर कार्य करोगे, अपनी पूरी क्षमता के साथ पढ़ाई करोगे, तभी तुम्हें पता चल पाएगा कि सच में तुम्हारी क्षमता क्या है। इस पर वह लड़का उन गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, तो अब मुझे क्या करना चाहिए? इस पर वह गुरुवर उस लड़के से कहते हैं, बेटा, मेरी बात ध्यान से समझो। हर चिंता के पीछे एक सकारात्मक संदेश होता है जिसे हमें पहचानने की आवश्यकता होती है। जैसे जब तुम्हारे मन में यह चिंता प्रकट होने लगी कि मैं अपनी बाकी की पढ़ाई इतनी जल्दी पूरी कैसे करूंगा, तो इस चिंता के पीछे सकारात्मक संदेश क्या था? इस पर वह लड़का कुछ देर सोच विचार करने के बाद उन गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, यहीं की परीक्षा बहुत करीब है और मुझे पूरा ध्यान और अपनी शक्ति लगाकर पढ़ने की जरूरत है। इस पर गुरुवर कहते हैं, बिल्कुल सही। तभी वह लड़का उन गुरुवर से कहता है, ठीक है, यह तो बहुत अच्छा तरीका है, इससे तो मैं आसानी से अपनी पढ़ाई पर ध्यान लगा सकता हूँ। इतना कहकर वह लड़का वहां से जाने लगा। तभी गुरुवर उस लड़के से कहते हैं, रुको बेटा, अभी चिंता पूरी तरह से पार नहीं हुई है। जब भी तुम उस चिंता के पीछे का सकारात्मक संदेश समझ लो तो उसके लिए धन्यवाद करो और आगे बढ़ो। अपने से कहो कि मैंने उस चिंता के पीछे का संदेश समझ लिया है और अब मैं पूरी ईमानदारी के साथ मेहनत करने के लिए तैयार हूँ। मैंने यह भी स्वीकार कर लिया है कि मेहनत करने में मुझे कष्ट भी होगा, तकलीफ भी उठानी पड़ेगी, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। यह संदेश मुझ तक पहुंचाने के लिए आपका शुक्रिया। आगे गुरुवर लड़के से कहते हैं, जब तुम खुद से ऐसा कहोगे तो तुम्हें तत्काल अच्छा महसूस होगा, हल्का महसूस होगा, क्योंकि तुम्हारे अंदर का विद्व युद्ध पूरी तरह से समाप्त हो चुका होगा और तुमने उस चिंता के पीछे का संदेश भी अच्छी तरह से समझ लिया होगा। तुमने यह स्वीकार कर लिया है कि हाँ, मुझे लंबे समय तक ध्यान करने की आवश्यकता है, मुझे मेहनत करने की आवश्यकता है, साथ में मुझे थोड़ी सी कष्ट और तकलीफ भी उठानी पड़ेगी। हो सकता है कि इससे मुझे थोड़ी थकान भी हो, लेकिन मैं मेहनत करने से पीछे नहीं हटूंगा। यह सब स्वीकार करते ही तुम्हारे अंदर एक ऊर्जा उत्पन्न होगी और ऐसा इसलिए होगा क्योंकि तुम्हारे मन का बोझ पूरी तरह से हल्का हो चुका है। तुमने उन चीजों को स्वीकार कर लिया है जो चीजें तुम्हारा मन तुमसे स्वीकार करवाना चाहता था, किंतु अब यही मौका है। इस मौके को खाली मत जाने देना और तत्काल इस पर निर्णय लेना, तत्काल इस पर काका करना, तत्काल इस सकारात्मक संदेश को अपना विश्वास बना लो। इसे बार बार दोहरा ताकि तुम इस पर पूरी तरह से विश्वास करने लगो। आगे वह गुरुवर उस लड़के से कहते हैं, बेटा, यह कठिनाई का ही समय होता है। जो कुछ कर दिखाने का हो, दर्द को ताकत में बदलने का होता है। इस दुनिया में जितने भी महान लोग हैं, जिन्होंने भी अपने जीवन में कुछ बड़ा हासिल किया है, उन्होंने इसी तरह अपनी शिकायतों, अपनी कमजोरियों को ताकतवर और सकारात्मक सोच में बदला है, उस पर पूर्ण रूप से विश्वास किया है और तभी वे लोग इतनी ऊंचाइयों तक पहुंच पाए हैं। आगे गुरुवर उस लड़के से कहते हैं, बेटा, अब तुम मुझे अपनी अगली समस्या बताओ और इसका निवारण भी तुम खुद ही करो। इस पर वह लड़का कुछ देर सोच विचार करने के बाद उन गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, कभी कभी मुझे लगता है कि मैंने बहुत समय खराब कर दिया, मैं हार चुका हूं। अगर मैंने 6 महीने पहले मेहनत की होती, इन चीजों की शुरुआत कर दी होती, तो आज मैं कहीं और होता। मुझे ऐसा लगता है कि अब इतनी मेहनत करके मुझे कोई लाभ नहीं होगा। इस पर गुरुवर उस लड़के से कहते हैं, बेटा, अब मुझे ये बताओ, इस चिंता के पीछे शिकायत क्या है? वह लड़का उन गुरुवर की बात मानते हुए कुछ देर के लिए उन विचारों पर सोचता है, लेकिन उसे कुछ भी समझ नहीं आता। तभी गुरुवर उस लड़के से कहते हैं, बेटा, तुम खुद से शिकायत कर रहे हो कि तुमसे गलती हुई है और अब मैं इसे सुधार नहीं सकता। तुम्हें ऐसा लगता है कि गलती होना मतलब हार मानना, लेकिन जरा अपने आप से पूछो कि जो शिकायत अपने आप से कर रहे हो, ये कोई सच है या केवल सोच? इस पर वह लड़का कुछ देर सोच विचार करने के बाद उन गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, गलती मतलब हार मानना होता है। ये तो मेरी एक सोच है, लेकिन सच क्या है? इस पर गुरुवर उस लड़के से कहते हैं, बेटा, जब तुम संघर्ष करो तो तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा। लेकिन अब मेरा यह प्रश्न है कि मुझे यह बताओ कि इस चिंता के पीछे का सकारात्मक संदेश क्या है? इस पर वह लड़का कुछ देर फिर से सोच विचार कर उन गुरुवर से कहता है, इस चिंता के पीछे का सकारात्मक संदेश यह है कि अब मैं यह गलती दोबारा नहीं होने दूंगा। मैं अपने जीवन में ऐसी स्थिति कभी दोबारा आने ही नहीं दूंगा जहां मेरी तैयारियां कम पड़ जाएं और मैं हार मान बैठूं आगे। वह लड़का उन गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, चिंता के पीछे का यह सकारात्मक संदेश मुझे मिल चुका है। आपसे मैं ऐसी गलतियां कभी नहीं होने दूंगा। मैं हमेशा सीखता रहूंगा। ऐसे में सही कर्म करने के पीछे ध्यान दूंगा, हर कर्म को सही समय पर करूंगा। इतना कहकर वह लड़का उन गुरुवर से फिर कहता है, हे गुरुवर, उस सकारात्मक संदेश को स्वीकार करने के बाद मुझे अब बहुत अच्छा लग रहा है।
मैंने भी नहीं सोचा था कि इन चिंताओं के पीछे जो सकारात्मक संदेश होते हैं वह इतने ज्यादा शक्तिशाली होते हैं। आगे वह लड़का उन गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, कृपया करके मुझे एक बार और इसे अच्छे से समझाइए। मैं इसे अच्छे से समझना चाहता हूँ ताकि मैं ऐसी गलतियां दोबारा ना करूं। आगे लड़का उन गुरुवर से अपनी अगली चिंता बताते हुए कहता है, हे गुरुवर, मुझे इस बात की बहुत चिंता होती है। इतनी पढ़ाई करने के बाद भी यदि मेरा चयन ना हुआ तो मेरे रिश्तेदार, मेरे साथी और मेरे गांव वाले क्या कहेंगे। इस पर गुरुवर मुस्कुराते हुए उस लड़के से कहते हैं, बेटा, चिंता के पीछे की शिकायत देखो। इस पर वह लड़का कुछ देर शांत हो गया और कुछ देर सोच विचार करने के बाद वह गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, मैं खुद से कह रहा हूं कि लोग मुझे पसंद करेंगे तो ही मैं खुद को पसंद करूंगा। इसका अर्थ यह हुआ कि मैं दूसरों की सोच पर निर्भर हूं। मैं दूसरों के हाथों की कठपुतली हूं और मुझे इस बात चिंता हो रही है। हे गुरुवर, मैं सोच रहा हूं, मैं जो इस शिकायत के पीछे का संदेश समझ पा रहा हूं वह सच है या केवल सोच। इस पर वह गुरुवर एक बार फिर उस लड़के से कहते हैं, बेटा, यदि तुम दूसरों की नजरों से खुद को नापो तो हमेशा खुद को छोटा ही पाओगे, क्योंकि छोटे लोग दूसरों के बारे में छोटा ही सोचते हैं। और इसी के विपरीत सच ये है कि यह तुम्हारा काम है कि तुम खुद की इज्जत करो। जो भी तुम कार्य कर रहे हो उसकी इज्जत करो और खुद पर भरोसा करो। यही सच है। तुम अपने बारे में कैसा महसूस करते हो, खुद पर कितना विश्वास करते हो, केवल और केवल यही मायने रखता है। आगे गुरुवर उस लड़के से कहते हैं, अब मुझे यह बताओ कि इस चिंता के पीछे का सकारात्मक संदेश क्या है। इस पर वह लड़का उन गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, इस चिंता के पीछे का सकारात्मक संदेश यही है कि हमें नकारात्मक विचारों से बचकर रहना चाहिए और हमें ऐसे विचार सोचने चाहिए, ऐसे विचारों पर ध्यान देना चाहिए जो हमें शक्ति दे आगे। वह लड़का कहता है, इस शक्तिशाली संदेश के लिए मैं आपका आभारी हूं। हमेशा सतर्क रहने की और अच्छे विचारों पर बार बार ध्यान देने की जिम्मेदारी को मैं स्वीकार करता हूं। आज से केवल और केवल मैं खुद पर विश्वास करूंगा, अपने कर्मों पर विश्वास करूंगा और मैं यह देखूंगा कि मैं क्या कर रहा हूं और मुझे क्या करना चाहिए। क्या मैं सही राह पर हूं या नहीं। मैं स्वीकार करता हूं कि आज से केवल मैं अपनी नजरों से खुद को देखूंगा। कौन मेरे बारे में क्या कह रहा है, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इतना कहकर वह लड़का उन गुरुओं से कहता है, हे गुरुवर, मेरी समस्या तो सुलझ गई। अब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, हल्का महसूस कर रहा हूं इस पर। वह गुरुवर उस लड़के से कहते हैं, बेटा, जो भी तुमने अभी कुछ कहा है उसे तुम याद रखना और इसे कहीं पर लिख लेना और इस पर तत्काल कार्य करना, ताकि तुम हर दिन यह देख सको कि तुम किस प्रकार नकारात्मक विचारों के प्रति सतर्क हो और तुम किस प्रकार प्रेरणा देने वाले विचारों पर ध्यान केंद्रित कर पा रहे हो। आगे वह गुरुवर उस लड़के से कहते हैं, ठीक इसी प्रकार तुम एक छोटी सी कार्यवाही करके खुद को यह एहसास दिला सकते हो, खुद को याद दिला सकते हो, खुद को साबित कर सकते हो कि तुम चिंता और शिकायतों से कहीं बड़े हो। और इसी प्रकार बार बार अपने विचारों पर कार्यवाही करने से हम अपने भीतर एक सकारात्मक मान्यताएं बना लेते हैं जिन पर हम विश्वास करते हैं, और देखते ही देखते हम उन विश्वासों पर आंख बंद करके भरोसा करने लग जाते हैं। आगे गुरुवर उस लड़के से कहते हैं, इसलिए बेटा, इसी तरह से जब भी तुम्हें चिंता परेशान करे तो सबसे पहले चिंता के पीछे की शिकायत देखो और यह पता करो कि शिकायत सच है या फिर केवल सोच। इससे आपके और शिकायत के बीच में थोड़ी दूरी बनेगी। इस शिकायत का कड़वापन और असर थोड़ा सा कम होगा और आप उसके बारे में जानो, उसे पहचानने की कोशिश करो, उसके पीछे का सकारात्मक संदेश जानने की कोशिश करो और एक नई मान्यता तैयार करो। तभी तुम अपने जीवन में सही ऊंचाइयों को छू पाओगे, अपने जीवन में उन ऊंचाइयों तक पहुंच पाओगे जिनकी तुम कल्पना करते हो। इतना कहकर वह गुरुवर शांत हो गए और उस लड़के को भी अभी समझ में आ चुका था कि वह अपने जीवन में बेवजह की चीजों से डर रहा था, जबकि उसे अपने विचारों से लड़ने की जरूरत थी और वह अपने आप से लड़ रहा था। उसने जाने अनजाने अपने मन में नकारात्मक विचारों की मान्यता तैयार कर ली थी जिन पर वह आंख बंद करके भरोसा करने लगा था, किंतु उसे तो अपने सकारात्मक विचारों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए था। इसके बाद उस लड़के ने गुरुवर को प्रणाम किया और वापस घर लाया। अब से वह दिन रात मेहनत करने लगा, खूब मन लगाकर पढ़ाई करने लगा और जब उसके मन में कोई नकारात्मक विचार उत्पन्न होते तो वह उस नकारात्मक विचारों के पीछे का संदेश समझता और खुद से उन गलतियों को स्वीकार करता, जिससे उसके मन में सकारात्मक ऊर्जा का निर्वाह होता और अपनी कमजोरियों को ताकत बनाकर वह आगे बढ़ता जाता। एक बार की बात है, पहाड़ियों और हरे भरे जंगलों के बीच बसे एक छोटे से गांव में कवि नाम का एक युवा लड़का रहता था। कवि अपने दयालु हृदय और सौम्य भावना के लिए जाने जाते थे, लेकिन उन्हें आत्मसंदेह और नकारात्मक आत्मचर्चा से संघर्ष करना पड़ा। छोटी उम्र से ही कवि को दूसरों ने बताया था कि वह उतना अच्छा नहीं था, कि वह कभी भी कोई महत्वपूर्ण काम नहीं कर पाएगा। इन शब्दों ने उसके मन में संदेह के बीज बो दिए और जल्द ही वह स्वयं उन पर विश्वास करने लगा। हर बार जब उसने कोई गलती की या किसी चुनौती का सामना किया तो उसके दिमाग में आलोचनात्मक आवाजों का एक समूह गूंज उठा, जो उसे बता रहा था कि वह पर्याप्त स्मार्ट,
पर्याप्त मजबूत या पर्याप्त योग्य नहीं था। एक दिन जंगल में घूमते समय कवि की नजर एक विशाल बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान कर रहे एक बुद्धिमान आरसी पर पड़ी। आरसी के शांत आचरण से प्रभावित होकर कवि उनके दिल पर भारी सवाल लेकर उनके पास पहुंचे। मैं नकारात्मक विचारों और आत्मसंदेह से क्यों जूझता हूं? कवि ने पूछा। आरसी दयालुता से मुस्कुराए और कवि को अपने पास बैठने का इशारा किया। आरसी ने समझाया, मन एक दर्पण की तरह है जो हमारे चारों ओर की दुनिया को प्रतिबिंबित करता है। लेकिन जिस तरह एक दर्पण धूल और मिट्टी से ढका हो सकता है, उसी तरह मन भी नकारात्मक विचारों और विश्वासों से ढका हो सकता है। मुख्य बात यह है कि मन के दर्पण को साफ करें और सकारात्मक आत्मचर्चा विकसित करें। आशी के शब्दों से प्रेरित होकर कवि ने अपने प्रति आत्मकरुणा और दयालुता विकसित करना शुरू कर दिया। जब भी उन्होंने अपने मन में नकारात्मक विचार उठते देखे तो उन्होंने बिना किसी आलोचना के उन्हें धीरे से स्वीकार कर लिया, फिर उन्हें प्रोत्साहन और पुष्टि के शब्दों से बदल दिया। मैं सक्षम हूं, मैं योग्य हूं, मैं काफी हूं। कवि हर दिन अपने आप से फुसफुसाता था, अपने अशांत मन को शांत करने के लिए एक मंत्र की तरह। जैसे जैसे कवि ने आत्मकरुणा और सकारात्मक आत्मचर्चा का अभ्यास जारी रखा, उन्होंने अपने भीतर एक गहरा परिवर्तन होते देखा। उनके दिमाग का एक बार धुंधला दर्पण साफ होने लगा, जिसमें आत्मविश्वास, लचीलापन और आंतरिक शांति की एक नई भावना प्रतिबिंबित हुई। आत्मसंदेह और असुरक्षा के दिन गए, उनके स्थान पर आत्मस्वीकृति और सशक्तिकरण की गहरी भावना विकसित हुई। अपने स्वयं के अंतर्निहित मूल्य और क्षमता की पहचान। जैसे जैसे कवि का आंतरिक परिवर्तन अधिक स्पष्ट होता गया, यह बाहर की ओर तरंगित होने लगा और उसके आसपास के लोगों के जीवन को छूने लगा। हे गुरुवर, मेरी समस्या तो सुलझ गई, अब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, हल्का महसूस कर रहा हूं। इस पर वह गुरुवर उस लड़के से कहते हैं, बेटा, जो भी तुमने अभी कुछ कहा है उसे तुम याद रखना और इसे कहीं पर लिख लेना और इस पर तत्काल कार्य करना, ताकि तुम हर दिन यह देख सको कि तुम किस प्रकार नकारात्मक विचारों के प्रति सतर्क हो और तुम किस प्रकार प्रेरणा देने वाले विचारों पर ध्यान केंद्रित कर पा रहे हो। आगे वह गुरुवर उस लड़के से कहते हैं, ठीक इसी प्रकार तुम एक छोटी सी कार्यवाही करके खुद को यह एहसास दिला सकते हो, खुद को याद दिला सकते हो, खुद को साबित कर सकते हो कि तुम चिंता और शिकायतों से कहीं बड़े हो। और इसी प्रकार बार बार अपने विचारों पर कार्यवाही करने से हम अपने भीतर एक सकारात्मक मान्यताएं बना लेते हैं जिन पर हम विश्वास करते हैं, और देखते ही देखते हम उन विश्वासों पर आंख बंद करके भरोसा करने लग जाते हैं। आगे गुरुवर उस लड़के से कहते हैं, इसलिए बेटा, इसी तरह से जब भी तुम्हें चिंता परेशान करे तो सबसे पहले चिंता के पीछे की शिकायत देखो और यह पता करो कि शिकायत सच है या फिर केवल सोच। इससे आपके और शिकायत के बीच में थोड़ी दूरी बनेगी। इस शिकायत का कड़वापन और असर थोड़ा सा कम होगा और आप उसके बारे में जानो, उसे पहचानने की कोशिश करो, उसके पीछे का सकारात्मक संदेश जानने की कोशिश करो और एक नई मान्यता तैयार करो। तभी तुम अपने जीवन में सही ऊंचाइयों को छू पाओगे, अपने जीवन में उन ऊंचाइयों तक पहुंच पाओगे जिनकी तुम कल्पना करते हो। इतना कहकर वह गुरुवर शांत हो गए और उस लड़के को भी अभी समझ में आ चुका था कि वह अपने जीवन में बेवजह की चीजों से डर रहा था, जबकि उसे अपने विचारों से लड़ने की जरूरत थी और वह अपने आप से लड़ रहा था। उसने जाने अनजाने अपने मन में नकारात्मक विचारों की मान्यता तैयार कर ली थी, जिन पर वह आंख बंद करके भरोसा करने लगा था। किंतु उसे तो अपने सकारात्मक विचारों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए था। इसके बाद उस लड़के ने गुरुवर को प्रणाम किया और वापस घर ले आया। अब से वह दिन रात मेहनत करने लगा, खूब मन लगाकर पढ़ाई करने लगा, और जब उसके मन में कोई नकारात्मक विचार उत्पन्न होते तो वह उस नकारात्मक विचारों के पीछे का संदेश समझता और खुद से उन गलतियों को स्वीकार करता, जिससे उसके मन में सकारात्मक ऊर्जा का निर्वाह होता और अपनी कमजोरियों को ताकत बनाकर वह आगे बढ़ता जाता। एक बार की बात है, पहाड़ियों और हरे भरे जंगलों के बीच बसे एक छोटे से गांव में कवि नाम का एक युवा लड़का रहता था। कवि अपने दयालु हृदय और सौम्य भावना के लिए जाने जाते थे, लेकिन उन्हें आत्मसंदेह और नकारात्मक आत्मचर्चा से संघर्ष करना पड़ा। छोटी उम्र से ही कवि को दूसरों ने बताया था कि वह उतना अच्छा नहीं था, कि वह कभी भी कोई महत्वपूर्ण काम नहीं कर पाएगा। इन शब्दों ने उसके मन में संदेह के बीज बो दिए और जल्द ही वह स्वयं उन पर विश्वास करने लगा। हर बार जब उसने कोई गलती की या किसी चुनौती का सामना किया तो उसके दिमाग में आलोचनात्मक आवाजों का एक समूह गूंज उठा, जो उसे बता रहा था कि वह पर्याप्त स्मार्ट, पर्याप्त मजबूत या पर्याप्त योग्य नहीं था। एक दिन जंगल में घूमते समय कवि की नजर एक विशाल बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान कर रहे एक बुद्धिमान आरसी पर पड़ी। आरसी के शांत आचरण से प्रभावित होकर कवि उनके दिल पर भारी सवाल लेकर उनके पास पहुंचे। मैं नकारात्मक विचारों और आत्मसंदेह से क्यों जूझता हूं? कवि ने पूछा। आरसी दयालुता से मुस्कुराए और कवि को अपने पास बैठने का इशारा किया। आरसी ने समझाया, मन एक दर्पण की तरह है जो हमारे चारों ओर की दुनिया को प्रतिबिंबित करता है। लेकिन जिस तरह एक दर्पण धूल और मिट्टी से ढका हो सकता है,
उसी तरह मन भी नकारात्मक विचारों और विश्वासों से ढका हो सकता है। मुख्य बात यह है कि मन के दर्पण को साफ करें और सकारात्मक आत्मचर्चा विकसित करें। आशी के शब्दों से प्रेरित होकर कवि ने अपने प्रति आत्म करुणा और दयालुता विकसित करना शुरू कर दिया। जब भी उन्होंने अपने मन में नकारात्मक विचार उठते देखे तो उन्होंने बिना किसी आलोचना के उन्हें धीरे से स्वीकार कर लिया, फिर उन्हें प्रोत्साहन और पुष्टि के शब्दों से बदल दिया। मैं सक्षम हूं, मैं योग्य हूं, मैं काफी हूं। कवि हर दिन अपने आप से फुसफुसाता था, अपने अशांत मन को शांत करने के लिए एक मंत्र की तरह। जैसे जैसे कवि ने आत्मकरुणा और सकारात्मक आत्मचर्चा का अभ्यास जारी रखा, उन्होंने अपने भीतर एक गहरा परिवर्तन होते देखा। उनके दिमाग का एक बार धुंधला दर्पण साफ होने लगा, जिसमें आत्मविश्वास, लचीलापन और आंतरिक शांति की एक नई भावना प्रतिबिंबित हुई। आत्मसंदेह और असुरक्षा के दिन गए, उनके स्थान पर आत्मस्वीकृति और सशक्तिकरण की गहरी भावना विकसित हुई। अपने स्वयं के अंतर्निहित मूल्य और क्षमता की पहचान। जैसे जैसे कवि का आंतरिक परिवर्तन अधिक स्पष्ट होता गया, यह बाहर की ओर तरंगित होने लगा और उसके आसपास के लोगों के जीवन को छूने लगा। उनके नए आत्मविश्वास और सकारात्मकता ने दूसरों को भी ऐसी ही मानसिकता विकसित करने के लिए प्रेरित किया, जिससे पूरे गांव में दया, करुणा और आत्म सशक्तिकरण का प्रभाव पैदा हुआ। अंत में कवि की यात्रा ने उन्हें एक मूल्यवान सबक सिखाया कि जो शब्द हम खुद से बोलते हैं उनमें हमारी वास्तविकता को आकार देने की शक्ति होती है। सकारात्मक आत्मचर्चा और आत्मकरुणा का अभ्यास करके हम अपने दिमाग के दर्पण को साफ कर सकते हैं और अपने भीतर छिपी सच्ची सुंदरता और क्षमता को प्रकट कर सकते हैं। और ऐसा करते हुए हम न केवल खुद को बदलते हैं, बल्कि नकारात्मकता और सशक्तिकरण का एक लहरदार प्रभाव भी पैदा करते हैं, जो हमारे आसपास के सभी लोगों के जीवन को छूता है। हमारे मन की शांत गहराइयों में हमारे विचार एक विशाल कक्ष में फुसफुसाना के साथ दूसरों से बात करते हैं। उसी तरह हमें खुद से भी बात करनी चाहिए। अपने आंतरिक संवाद को प्रोत्साहन समझ का स्रोत बनने दें और आत्मकरुणा, आत्मसंदेह या आलोचना पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय उन विचारों को विकसित करें जो उत्थान और प्रेरणा देते हैं। अपने आप से वैसे ही बात करें जैसे आप किसी प्रिय मित्र से करते हैं। प्यार, प्रोत्साहन और समर्थन के शब्द पेश करते हैं। ऐसा करने से आप पोषण करते हैं आंतरिक शांति और सद्भाव की भावना। आपके वास्तविक स्वभाव को स्पष्टता और ताकत के साथ चमकने देती है। याद रखें, जो शब्द हम खुद से बोलते हैं उनमें हमारी वास्तविकता को आकार देने की शक्ति होती है। उन्हें बुद्धिमानी से छूने और उन्हें प्रेरणा और सशक्तिकरण का स्रोत बनने दें। आत्मखोज और विकास की आपकी यात्रा पर एक हरे भरे जंगल में, जहां प्राचीन वृक्ष रहस्य फुसफुस थे और धाराएं मधुर धुनें गाती थीं, वहां धर्म और करुणा नाम के दो मित्र रहते थे। वे अविभाज्य साथी थे जो मित्रता के गहरे बंधन और प्रकृति के प्रति साझा प्रेम से बंधे थे। एक शांत सुबह, जब पत्तों की छतरी से सुनहरी रोशनी छन रही थी, धर्म और करुणा जंगल में इत्मीनान से टहलने निकले। उनकी हंसी पक्षियों की चहचहाहट और पत्तों की सरसराहट के साथ मिश्रित हो गई, क्योंकि वे अपने परिवेश की सुंदरता का आनंद ले रहे थे। जैसे ही वे जंगल में अंदर चले गए, उनकी नजर एक विशाल बोधि वृक्ष के नीचे बैठी एक महिला पर पड़ी। उसकी आंखें गहरे ध्यान में बंद थीं। उसकी शांत उपस्थिति से प्रभावित होकर धर्म और कर जिज्ञासा के साथ उसके पास पहुंचे। महिला ने गर्मजोशी भरी मुस्कान के साथ उनका स्वागत किया और उन्हें ध्यान में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। जब वे मौन में एक साथ बैठे तो महिला ने आत्मचर्चा की, शक्ति के बारे में बात की। आंतरिक संवाद जो हमारे विचारों, भावनाओं और कार्यों को आकार देता है, हमारे दिमाग दर्पण की तरह है। महिला ने समझाया, वे हमारे आसपास की दुनिया को प्रतिबिंबित करते हैं, लेकिन वे नकारात्मकता और आत्मसंदेह से भी घिर सकते हैं। कुंजी मन के दर्पण को साफ करना और सकारात्मक आत्मचर्चा विकसित करना है। जब महिला ने अपना ज्ञान साझा किया तो धर्म और करुणा ने ध्यान से सुना। उन्हें एहसास हुआ कि वे भी नकारात्मक आत्मचर्चा के शिकार थे। अपनी क्षमताओं पर संदेह करना, दूसरों से अपनी तुलना करना और उनकी हर खामी की आलोचना करना। महिला की शिक्षाओं से प्रेरित होकर धर्म और करुणा ने अपने प्रति आत्मकरुणा और दयालुता विकसित करने का संकल्प लिया। उन्होंने अपने आंतरिक संवाद को अधिक सचेत रूप से नोटिस करना शुरू कर दिया। बिना किसी निर्णय के नकारात्मक विचारों को धीरे से स्वीकार किया और उन्हें प्रोत्साहन और पुष्टि के शब्दों से बदल दिया। जैसे जैसे दिन सप्ताहों में और सप्ताह महीनों में बदलते गए, धर्म और करुणा ने अपने भीतर एक गहरा परिवर्तन होते देखा। उनके दिमाग का एक बार धुंधला दर्पण साफ होने लगा, जो स्वीकृति, लचीलापन और आंतरिक शांति की एक नई भावना को दर्शाता है। आत्मसंदेह और असुरक्षा के दिन गए, उनके स्थान पर आत्मप्रेम और सशक्तिकरण की गहरी भावना विकसित हुई। अपने स्वयं के अंतर्निहित मूल्य और क्षमता की पहचान। जैसे जैसे धर्म और करुणा का आंतरिक परिवर्तन अधिक स्पष्ट होता गया, यह बाहर की ओर तरंगित होने लगा और उनके आसपास के लोगों के जीवन को छूने लगा। उनके नए आत्मविश्वास और नकारात्मकता ने दूसरों को भी इसी तरह की मानसिकता विकसित करने के लिए प्रेरित किया।
जिससे पूरे जंगल में दया, करुणा और आत्म सशक्तिकरण का प्रभाव पैदा हुआ। अंत में धर्म और करुणा की यात्रा ने उन्हें एक मूल्यवान सबक सिखाया कि जो शब्द हम खुद से बोलते हैं उनमें हमारी वास्तविकता को आकार देने की शक्ति होती है। सकारात्मक आत्मचर्चा और आत्म करुणा का अभ्यास करके हम अपने दिमाग के दर्पण को साफ कर सकते हैं और अपने भीतर छिपी सच्ची सुंदरता और क्षमता को प्रकट कर सकते हैं। और ऐसा करते हुए हम न केवल खुद को बदलते हैं बल्कि सकारात्मकता और सशक्तिकरण का एक लहरदार प्रभाव भी पैदा करते हैं जो हमारे आसपास के सभी लोगों के जीवन को छूता है। एक हलचल भरे राज्य के मध्य में आर्य नाम का एक युवा व्यक्ति रहता था। चारों ओर मौजूद आराम और विलासिता के बावजूद आर्या को अपनी आत्मा की गहराई में एक बेचैनी महसूस हुई। वह परिचित की सीमाओं से परे कुछ और की चाहत रखती थी। एक दुर्भाग्यपूर्ण दिन आर्या अपने घर की सुरक्षा को पीछे छोड़ते हुए उन उत्तरों की तलाश में अज्ञात की यात्रा पर निकल पड़ी जिन्हें वह बहुत उत्सुकता से ढूंढ रही थी। उसके दिल में दृढ़ संकल्प और उसके कदमों का मार्गदर्शन करते हुए साहस के साथ वह आत्म खोज के लिए एक महाकाव्य खोज पर निकल पड़ी। जैसे ही आर्या जंगल में यात्रा कर रही थी उसे परीक्षणों और कठिनाइयों का सामना करना पड़ा जिसने उसके संकल्प की परीक्षा ली। उसे डरावने जानवरों और विश्वासघाती इलाके का सामना करना पड़ा। फिर भी हर बाधा पर काबू पाने के साथ वह मजबूत और अधिक लचीली होती गई। रास्ते में आर्य को विभिन्न प्रकार के पात्रों का सामना करना पड़ा, कुछ जिन्होंने मार्गदर्शन और समर्थन की पेशकश की और अन्य जिन्होंने उसे भटकाने की कोशिश की। फिर भी इस सब के दौरान आर्य अपनी खोज में दृढ़ रही। उसे अपने सच्चे मार्गदर्शन करने के लिए अपनी आंतरिक बुद्धि पर भरोसा था। आर्या के मन की सबसे अंधेरी गहराइयों में एक छायादार आकृति छिपी हुई थी, उसके सबसे गहरे डर और असुरक्षाओं का अवतार। जैसे ही आर्या ने इस आंतरिक दानव का सामना किया उसे एहसास हुआ कि सबसे बड़ी लड़ाई अक्सर अपने भीतर ही लड़ी जाती है। अपने सबसे बुरे समय में आर्या को एक बुद्धिमान गुरु का सामना करना पड़ा जिसने उसे आत्म जागरूकता और स्वीकृति का कालातीत ज्ञान प्रदान किया। उनके मार्गदर्शन के माध्यम से आर्य ने अपनी खामियों को स्वीकार करना सीखा और उन्हें अपनी यात्रा के अभिन्न अंग के रूप में पहचाना। नई स्पष्टता और उद्देश्य के साथ आर्य ने अपनी यात्रा जारी रखी। अब वह खुद को दूसरों के सामने साबित करने की आवश्यकता से प्रेरित नहीं थी बल्कि आंतरिक शांति और संतुष्टि की गहरी भावना से प्रेरित थी। रास्ते में उसका सामना उन लोगों से हुआ जिनके साथ उसने अतीत में अन्याय किया था। वे क्षमा और सुलह की मांग कर रहे थे। जैसे जैसे आर्या की यात्रा समाप्त होने लगी वह एक बदली हुई महिला के रूप में अपनी मातृभूमि लौट आई, पहले से कहीं अधिक समझदार, मजबूत और अधिक दयालु। यद्यपि आत्म खोज की उसकी खोज समाप्त हो गई थी, आर्य को पता था कि उसकी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है क्योंकि आत्मज्ञान का मार्ग एक अंतहीन है। इतिहास में आर्य की कहानी को आत्म खोज और परिवर्तन की शक्ति के प्रमाण के रूप में याद किया जाएगा। उनका साहस, उनका लचीलापन और अपने भीतर सच्चाई की खोज करने का उनका अटूट दृढ़ संकल्प उन सभी के लिए प्रेरणा का काम करेगा जो उनके नक्शे कदम पर चलते हैं। इस प्रकार आर्य की महाकाव्य यात्रा समाप्त होती है। साहसिक विकास और अदम्य मानवीय भावना की कहानी। जैसा कि हम उसकी कहानी पर विचार करते हैं, क्या हम आत्म खोज की अपनी यात्रा शुरू करने का साहस पा सकते हैं, ये जानते हुए कि हम में से प्रत्येक के भीतर अपने भाग्य के नायक बनने की शक्ति निहित है। कपिलवस्तु की प्राचीन भूमि में सिद्धार्थ गौतम नामक एक युवा राजकुमार का जन्म विलासिता और विशेषाधिकार के जीवन में हुआ था। फिर भी अपने चारों ओर फैली समृद्धि के बावजूद सिद्धार्थ को अपनी आत्मा में असंतोष की गहरी भावना महसूस हुई। जैसे जैसे वह बड़ा हुआ उसे महल की दीवारों से परे दुनिया को त्रस्त करने वाली पीड़ा के बारे में अधिक से अधिक पता चला और वह इसे कम करने का एक रास्ता खोजने के लिए उत्सुक था। सत्य और ज्ञान की अतृप्त प्यास से प्रेरित होकर सिद्धार्थ ने अपनी राजसी उपाधि त्यागने और आत्म खोज की यात्रा पर निकलने का घातक निर्णय लिया। अपने परिवार, अपनी संपत्ति और वह सब कुछ जो उससे परिचित था को पीछे छोड़ते हुए वह अज्ञात में चला गया और उन उत्तरों को खोजने के लिए दृढ़ संकल्पित था जो वह चाहता था। आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने की आशा में सिद्धार्थ वर्षों तक जंगल में भटकते रहे और अत्यधिक तपस्या करते रहे। फिर भी अपने प्रयासों के बावजूद उन्होंने खुद को सच्चाई के करीब नहीं पाया। निराशा के अपने सबसे अंधेरे क्षणों में उन्होंने महसूस किया कि सच्चा ज्ञान केवल आत्मपीड़न के माध्यम से नहीं पाया जा सकता है। अपने तरीकों की मूर्खता को महसूस करते हुए सिद्धार्थ ने अत्यधिक तपस्या का मार्ग छोड़ दिया और मध्यम मार्ग, संतुलन और संयम का मार्ग अपनाया। उन्होंने अपने मन की बेचैन करने वाली बकवास को शांत करने और आंतरिक शांति की स्थिति प्राप्त करने के लिए खुद को ध्यान और आत्मनिरीक्षण के अभ्यास के लिए समर्पित कर दिया। एक दुर्भाग्यपूर्ण रात जब सिद्धार्थ बोधि वृक्ष के नीचे बैठे थे, उनका मन ज्ञान की रोशनी से प्रकाशित हो गया। उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। उत्कृष्ट स्पष्टता के उस क्षण में उन्होंने सभी चीजों के अंतर संबंध को देखा और अस्तित्व की वास्तविक प्रकृति को महसूस किया
कि पीड़ा लगाव और इच्छा से उत्पन्न होती है और सच्ची मुक्ति उन्हें छोड़ देने में है। सभी प्राणियों के प्रति असीम करुणा से परिपूर्ण नव प्रबुद्ध बुद्ध ने अपनी शिक्षाओं को दुनिया के साथ साझा करने के लिए प्रस्थान किया। सबसे विनम्र ग्रामीणों से लेकर सबसे शक्तिशाली राजाओं तक उन्होंने प्रेम, करुणा और अहिंसा के सुसमाचार का प्रचार किया और उन सभी के लिए मुक्ति का मार्ग प्रस्तुत किया जो सुनने के इच्छुक थे। बुद्ध की शिक्षाओं के केंद्र में 4 आर्य सत्य थे: दुख का सत्य, दुख के कारण का सत्य, दुख के अंत का सत्य और दुख के अंत के मार्ग का सत्य। इन गहन सत्यों के माध्यम से बुद्ध ने उन सभी के लिए मुक्ति का एक रोड मैप प्रस्तुत किया जो मुक्ति की तलाश में थे। बुद्ध की शिक्षाओं का केंद्र 8 मार्ग था: सही विचार, सही भाषण, सही कार्य, सही आजीविका, सही प्रयास, सही दिमागीपन, सही एकाग्रता और सही समझ का मार्गदर्शक। इस मार्ग का अनुसरण करके व्यक्ति दुख के चक्र पर काबू पा सकता है और आत्मज्ञान प्राप्त कर सकता है। आध्यात्मिक समुदाय के महत्व को पहचानते हुए बुद्ध ने संघ की स्थापना की, भिक्षुओं और भिक्षुणियों का एक समुदाय जो उनकी शिक्षाओं के अभ्यास के लिए समर्पित था। साथ में उन्होंने आत्मज्ञान की राह पर एक दूसरे का समर्थन करते हुए सादगी और सावधानी का जीवन बिताया। जैसे जैसे बुद्ध की शिक्षाएं दूर दूर तक फैली, उन्होंने पूरे देश में लोगों के दिल और दिमाग को बदलना शुरू कर दिया। भारत के हलचल भरे शहरों से लेकर हिमालय के सुदूर गांवों तक धर्म की रोशनी ने अंधेरे को रोशन कर दिया, जिससे उन सभी को आशा और सांत्वना मिली जो इसकी कृपा से प्रभावित थे। उनके सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद बुद्ध की शिक्षाएं विरोध के बिना नहीं थीं। उन्हें उन लोगों से शत्रुता का सामना करना पड़ा जो पुराने तरीकों से चिपके हुए थे, और उन्हें उन लोगों से संदेह का सामना करना पड़ा जिन्होंने उनके संदेश की वैधता पर संदेह किया था। फिर भी इन सब के बावजूद वह धर्म का प्रकाश फैलाने की अपनी प्रतिबद्धता पर दृढ़ रहे। अपने पूरे मंत्रालय में बुद्ध अक्सर अपनी शिक्षाओं को इस तरह से व्यक्त करने के लिए दत्तातो और रूपकोनवार और प्रासंगिक हो। सरसों के बीज की कहानी से लेकर जहरीले तीर के दृष्टांत तक यह कालजयी कहानियां आज भी प्रेरित और ज्ञानवर्धक हैं। जैसे ही बुद्ध की सांसारिक यात्रा समाप्त हुई, उन्होंने अपने पीछे एक ऐसी विरासत छोड़ दी जो आने वाली अनगिनत पीढ़ियों तक कायम रहेगी। उनकी शिक्षाएं सत्य और ज्ञान के चाहने वालों के बीच गूंजती रहती हैं, जो अक्सर परेशान दुनिया में आशा की किरण प्रदान करती हैं। बुद्ध का भौतिक रूप इतिहास के इतिहास में दर्ज हो गया है। उनकी आत्मा उन सभी के दिलों में जीवित है जो उनके नक्शे कदम पर चलने का प्रयास करते हैं। जब तक ऐसे प्राणी हैं जो पीड़ा से मुक्ति चाहते हैं, बुद्ध के ज्ञान की रोशनी चमकती रहेगी। भारत की प्राचीन भूमि के बीच बसे तक्षशिला के हलचल भरे शहर में जीत नाम का एक युवा लड़का एक ऐसी यात्रा पर निकला जिसने उसके जीवन की दिशा हमेशा के लिए बदल दी। जैसे ही वह घुमावदार सड़कों पर भटक रहा था, उसका दिल अनिश्चितता के बोझ से भारी था। भाग्य ने एक बुद्धिमान और रहस्यमय व्यक्ति, प्रसिद्ध शिक्षक चाणक्य के रूप में हस्तक्षेप किया। चाणक्य के संरक्षण में जीत ने ज्ञान और बुद्धिमत्ता की एक ऐसी दुनिया की खोज की जो कक्षा की सीमा से बहुत आगे तक फैली हुई थी। प्रत्येक गुजरते दिन के साथ उनका बंधन मजबूत होता गया, बौद्धिक जिज्ञासा और पारस्परिक सम्मान की आग में मजबूत होता गया। चाणक्य ने जीत को नेतृत्व के सिद्धांत, दूसरों को प्रेरित करने की कला, ईमानदारी का महत्व और रणनीतिक सोच की शक्ति प्रदान की। राजाओं और राज्यों की कहानियों के माध्यम से जीनत ने सीखा कि सच्चा नेतृत्व सत्ता का उपयोग करने में नहीं बल्कि दूसरों की सेवा में निहित है। जैसे ही जीत ने आत्मखोज की राह पर कदम बढ़ाया, उसे कई परीक्षणों और कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। फिर भी चाणक्य के मार्गदर्शन से वह विपरीत परिस्थितियों के तूफानी समुद्र से गुजरे और प्रत्येक गुजरती चुनौती के साथ मजबूत और अधिक लचीले बनकर उभरे। युद्ध के प्राचीन ग्रंथों में चाणक्य ने जीत को रणनीति और रणनीति के कालातीत सिद्धांतों के बारे में बताया। उन्होंने उसे सिखाया कि जीत केवल क्रूर बल से नहीं बल्कि एक अच्छी तरह से तैयार की गई रणनीति की सावधानी पूर्वक योजना और कार्यान्वयन में निहित है। बाहरी सफलता के दायरे से परे चाणक्य ने जीत को आत्मचिंतन और आंतरिक विकास की यात्रा पर निर्देशित किया। साथ में उन्होंने इच्छा, भय और अहंकार के रहस्यों को उजागर करते हुए मानव मांस की गहराई में प्रवेश किया। जैसे ही जीत महानता की दहलीज पर खड़े थे, उन्हें एहसास हुआ कि उनकी सफलता का असली पैमाना धन या शक्ति के संचय में नहीं बल्कि उन जिंदगियों में है जिन्हें उन्होंने छुआ और जो विरासत उन्होंने पीछे छोड़ी। चाणक्य की शिक्षाओं से प्रेरित होकर उन्होंने अपना जीवन दूसरों की सेवा में समर्पित करने की कसम खाई, यह जानते हुए कि सच्ची पूर्ति केवल निस्वार्थ भाव से दुनिया को वापस देने में ही मिल सकती है। जैसे ही तक्षशिला में सूरज डूबा, प्राचीन शहर पर लंबी छाया पड़ी। जीत ने अपने प्रिय गुरु को अलविदा कहा। फिर भी जैसे ही उन्होंने अपनी यात्रा के अगले अध्याय की शुरुआत की, वे अपने साथ चाणक्य का कालातीत ज्ञान, एक मार्गदर्शक प्रकाश जो सबसे अंधेरे समय में भी उनके मार्ग को रोशन करेगा, ले गए। जैसे ही जीत ने अज्ञात की ओर कदम बढ़ाया, उसका दिल आशा और संभावना से भरा हुआ था। वह जानता था कि जीवन की यात्रा उसे जहां भी ले जाए,
वह हमेशा अपने भीतर चाणक्य की विरासत की अमिट छाप रखेगा, ज्ञान, साहस और असीम क्षमता की विरासत। और इसलिए उद्देश्य और दृढ़ संकल्प की एक नई भावना के साथ वह अपनी कहानी का अगला अध्याय लिखने के लिए तैयार हो गया, इस ज्ञान के साथ कि सबसे बड़ा रोमांच अभी आना बाकी था। एक समय की बात है, पहाड़ियों के बीच बसे एक अनोखे गांव में जीत नाम का एक लड़का रहता था। जीत के बड़े सपने थे, जो जंगल के सबसे ऊंचे पेड़ों से भी ऊंचे थे। हर दिन वह खेतों में घूमता था। उसका दिमाग विचारों और महत्वाकांक्षाओं से भरा होता था। एक धूप भरी सुबह जब जीत गांव के बीचों बीच जाने वाले संकरे रास्ते पर घूम रहा था, उसकी नजर अनु नाम की एक महिला पर पड़ी। अनु के चेहरे पर सौम्य मुस्कान और आंखें ध्यान से चमक रही थीं। वह अपनी दयालुता और हर जीवित प्राणी में सुंदरता देखने की क्षमता के लिए पूरे गांव में जानी जाती थी। जैसे ही जीत और अनु के बीच बातचीत शुरू हुई, उन्हें कहानी कहने के प्रति एक साझा प्यार का पता चला। अनु ने जीत को रोमांच और जीत की कहानियां सुनाई, जबकि जीत ने दुनिया में बदलाव लाने के अपने सपने साझा किए। जैसे ही वे बात कर रहे थे, पास में एक गाय शांति से चर रही थी। उसकी संतुष्ट आवाज उनकी बातचीत को सुखद पृष्ठभूमि प्रदान कर रही थी। एक कौवा पास की बाढ़ पर बैठा था, कभी कभी कांव कांव कर रहा था, मानो उनकी चर्चा में अपनी टिप्पणी जोड़ रहा हो। अपने परिवेश से प्रेरित होकर जीत और अनु ने शब्दों का ताना बाना बुनना शुरू कर दिया। प्रत्येक वाक्य ब्रश स्ट्रोक में आशा और दृढ़ संकल्प की एक ज्वलंत तस्वीर पेश करता था। उन्होंने बाधाओं पर काबू पाने, चुनौतियों को स्वीकार करने और अपने लक्ष्यों से कभी न भटकने की बात कही। उनकी कहानियों के माध्यम से जीत ने लचीलापन और दृढ़ता का महत्व सीखा। उसे एहसास हुआ कि गाय की तरह जो भोजन की तलाश में खेतों में अथक परिश्रम करती है, और कौवा जो निडर होकर आकाश में उड़ता है, वह भी अपने रास्ते में आने वाली किसी भी बाधा को पार कर सकता है। अपने दिल में नए दृढ़ संकल्प के साथ जीत ने अपने सपनों का पीछा करना शुरू कर दिया, ये जानते हुए कि अनु की बुद्धि और गाय और कौवे की भावना के साथ वह सब कुछ हासिल कर सकता है जो उसने अपने मन में ठान लिया था। और इसलिए अपने सपनों और अपनी आत्मा को प्रज्वलित करने वाली कहानियों के अलावा किसी और चीज से लेस होकर जीनत एक ऐसी यात्रा पर निकल पड़ा जो उसे उसकी कल्पना की सबसे दूर तक ले जाएगी, जहां केवल वही सीमाएं थीं जो उसने खुद पर रखी थी। जीवन में हमें अक्सर चुनौतियों, बाधाओं और संदेह के क्षणों का सामना करना पड़ता है, लेकिन यही वह समय है जब हमारी आंतरिक शक्ति वास्तव में चमकती है। हतोत्साहित होना, हमारे लक्ष्यों और सपनों की विशालता से अभिभूत महसूस करना आसान है, लेकिन मैं यहाँ आपको यह याद दिलाने के लिए हूँ कि आप जितना महसूस करते हैं उससे कहीं अधिक करने में सक्षम है। आप देखिए, आपके भीतर अप्रयुक्त क्षमता का भंडार है, रचनात्मकता, दृढ़ संकल्प और लचीलेपन का एक स्रोत जिसकी कोई सीमा नहीं है। यह उस क्षमता का दोहन करने, अपने भीतर की शक्ति का दोहन करने और उसे दुनिया पर उजागर करने का समय है। अपने आप पर यकीन रखो, अपने सपने में विश्वास रखें कि आप सफलता, खुशी और संतुष्टि के योग्य हैं, क्योंकि तुम हो, आप जीवन की सभी अद्भुत चीजों के योग्य हैं और आप में उन सपनों को वास्तविकता बनाने की शक्ति है। लेकिन यह हमेशा आसान नहीं होगा। असफलताएं होंगी, बाधाएं होंगी, ऐसे क्षण आएंगे जब आपको हार मानने का मन करेगा, लेकिन यह याद रखें, हर झटका विकास का एक अवसर है, हर बाधा आपकी ताकत साबित करने का एक मौका है, और संदेह का हर क्षण इस बात की याद दिलाता है कि आप कितनी दूर आ गए हैं। इसलिए असफल होने से ना डरें, ठोकर खाने से मत डरो, गिरने से मत डरो, क्योंकि विपत्ति के उन क्षणों में ही हमें पता चलता है कि हम वास्तव में किस चीज से बने हैं। यह उन क्षणों में होता है जब हम खुद को संभालने, खुद को धूल धूसर करने और आगे बढ़ने की ताकत पाते हैं। और याद रखें, आप इस यात्रा पर अकेले नहीं हैं। अपने आप को ऐसे लोगों से घेर जो आपका उत्थान करते हैं, जो आपका समर्थन करते हैं, जो आप पर विश्वास करते हैं। जब आपको जरूरत हो तो उनका सहारा लें और बदले में उनके लिए मौजूद रहे। साथ मिलकर हम अकेले जितना हासिल कर सकते हैं उससे कहीं अधिक हासिल कर सकते हैं। इसलिए आज जब आप इस स्थान से आगे बढ़ें, मैं चाहता हूं कि आप आशा, साहस और सशक्तिकरण का यह संदेश अपने साथ लेकर जाएं। जान लें कि आप महानता के लिए सक्षम हैं। जान लें कि आपके पास अपना भाग्य खुद बनाने की शक्ति है। दोस्तों, आप सभी अभी जो भी मेरे चैनल पर मेरी बातों को सुन रहे हैं, मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूं कि मेरे दोस्तों, आप सब मेरे चैनल पर अपने सभी प्रॉब्लम्स का कमेंट करके हमें उसको सॉल्व करने का मौका प्रदान